Good morning to all. Welcome to the last lecture and lecture 5 of the periodic properties of Unit 2 US01 CCHE 21 General Chemistry 1. आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बाकी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाकी के जो वेरिएशंस वो देखेंगे और आज उसके कैलकुलेशंस देखेंगे और आज इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में पूरी तरीके से आपको नॉलेज मिल जाएगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी अभी तक हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पूरे डिटेल्स ख़त्म होते ही ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। आपको इसके बाद मैं आपको मटेरियल भी अवेलेबल करूँगी ऑफ यूनिट 2 के। यूनिट 2 में कौन कौन से मटेरियल में क्या क्या दिया है वो उसके बारे में भी दे दूँगी और उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट एज वेल एज क्विज पेपर भी डाल दूँगी। इसलिए आज आपका लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम पहला पॉइंट देखते हैं, द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए ग्रुप ऑफ एसपी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी तक हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे और उसमें क्या क्या ध्यान रखने की बात है वो सब देखा। अब हम हर एक ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहले देखते हैं, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज एज वी मूव डाउन इन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इट कैन बी explained by following fact। हमने पहले ही देखा था कि फैक्टर्स में कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ही ग्रुप की तरफ जाता है तो ऊपर से नीचे जाते ही वो डिक्रीज होता है। वो किस वजह से डिक्रीज होता है इसके डिटेल्स दिए हैं। पहला पॉइंट, द स्मॉलर द एटम हैज़ अ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकॉज दे हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू attract the shared electron pair towards itself. Thus, with the increase in the size atom down the group, its electronegativity of element decreases. इसका मतलब है जितना छोटा साइज़ होगा आपका एटम का, जितना छोटा एटम होगा उतनी अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि जब छोटा एटम होता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है शेयर करने का, वो आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है और जैसे जैसे अट्रैक्ट होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ सकती है, बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे आप ग्रुप की ऊपर से नीचे जाते हो, नीचे जाते जाते वो इलेक्ट्रोनेगेटिव साइज बढ़ने के साथ साथ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। एंड दैट्स द रीज़न द साइज इज़ डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The number of electrons residing in the inner shell also increases. These elements screens the last electron. With the increase in the number of inner electron, the magnitude of the screening constant increases, and hence the magnitude of the ZEF, that is a nuclear charge, decreases. The decrease in the magnitude of ZEF also decrease the electronegativity value. अब दूसरा पॉइंट क्या है कि जब एस और पी ब्लॉक की बात करते हैं तो आप ऊपर से नीचे जाते तो आपका अंदर का शेल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरता जाता है। एस एक होता है, दो होता है, फिर तीन, फिर पी ब्लॉक में आ जाता है पहला, दूसरा। जैसे जैसे आपका एक शेल बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे इनर शेल्स में, वैसे वैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है उसका और न्यूक्लियस की तरफ का जो अट्रैक्शन है वो कट जाता है क्योंकि बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और इसे कहते हैं स्क्रीनिंग। जब इसकी वजह से जो अंदर इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसका जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट, मतलब उसका जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू होता है जिसकी वजह से वो आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में कट ऑफ लाता है, तब वो वैल्यू स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है। जैसे वो बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा। और मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही आपको समझा दिया व्हाट इज़ एन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है और जैसे ही घटेगा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घट जाएगी। तो यही कारण है कि जब ऊपर से नीचे जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ेगा आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन कम होगा। उस अट्रैक्शन, जब इलेक्ट्रैक्शन कम हुआ तो उसका मतलब इनर शेल की इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ेगा। और जैसे आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ढूंढने के लिए एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट करना पड़ता है, तब वो वैल्यू भी घट जाएगी। न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू घट जाएगी और उसकी घटने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट जाएगी।
थर्ड पॉइंट ये है, इन गोइंग डाउन ए ग्रुप द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। हाँ, जैसे जैसे ZeF डिक्रीज होता है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, तो वाइसा वर्सा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। चौथा पॉइंट ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोथ डिक्रीज एज द ग्रुप इज डिसेंडेड, विद द डिक्रीज ऑफ दिस क्वांटिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑल्सो डिक्रीजेस। डिसेंडेंट का मतलब होता है डिक्रीजिंग को कहते हैं। अगर आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रो एफिनिटी डिक्रीज होता है तो वो ग्रुप में जैसे ही ऊपर से नीचे जाता है वो भी घटता है, उसकी वैल्यू भी घटेगी। मतलब आप जैसे ही ग्रुप एस का ले लो, तो पहले एटम से आखिरी एटम उस ग्रुप का निकालोगे तब उसका आयनाइजेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। जैसे वो घटेगी तो उसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑटोमेटिकली घट जाएगी, because ionization energy and electron affinity are the average value of the electronegativity। उन दोनों का एवरेज वैल्यू निकालूंगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलता है। तो दिस इज़ क्लियर फ्रॉम दिस। अब हम डिटेल में देखते हैं व्हाट इज़ एन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेती हूँ एलिमेंट्स का और अलग अलग ग्रुप के हिसाब से मैं देखूंगी तो क्या क्या उसमें बताया गया है कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होता है। अगर मैं ग्रुप 1 है, मतलब एल्कलीन ग्रुप, लिथियम वाला पूरा ग्रुप, तो alkaline metals has an lowest tendency to attract the electron towards them because they have the largest atomic size and has a lowest electronegativity in their respective period. Cesium has the lowest electronegativity of all the elements in the periodic table. This is due to the lowest electronegativity values of the alkaline metals. When these elements combined with the elements having high electronegativity, ionic compounds are obtained। तो पहला सेंटेंस है एल्कलिन मेटल हैव ए लोअर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द एलिमेंट्स टुवर्ड्स देम। मतलब एल्कलिन मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है कि उसकी टेंडेंसी बहुत कम होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले सके। तो वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसका एटॉमिक साइज़ बहुत बड़ा होता है, और एटॉमिक साइज़ बड़ा होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है पीरियड के हिसाब से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। इसकी वजह से बताया जाता है कि सीजियम सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सीजियम में, और सीजियम आपको एल्कलीन ग्रुप के आखिरी सेकेंड लास्ट में मिलेगा। तो सीजियम आपका लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से एल्कलिन एलिमेंट्स में ये पहले से ही बताता है कि एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। And due to this lowest electronegativity values for alkaline metal, these elements combine with the higher electronegativity। ज़्यादातर alkaline metal सबसे कम electronegativity होते हैं। कहा जाता है कि alkaline metal इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के लोग होते हैं, बहुत पॉजिटिविटी वाले लोग होते हैं, वो नेगेटिव की तरफ जाते नहीं हैं। तो एल्कलिन मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से वो क्या करते हैं कि अपने साथ कोई भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे कि हैलोजन ग्रुप जिसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसे अपनी तरफ आकर्षित करके वो क्या बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कि हम ज़्यादातर देखा जाता है कि एल्कलिन मेटल्स ज़्यादातर हैलोजन के साथ कंबाइन होकर आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि लिथियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, ऐसे आता है। फिर दूसरे में क्या, सोडियम क्लोराइड, सबसे कॉमन है KCl, दैट इज़ पोटेशियम क्लोराइड, के पोटेशियम ब्रोमाइड। सबसे ज़्यादातर इसी ग्रुप के मेटल्स सबसे ज़्यादा हैलोजन की तरफ खींचे जाते हैं और खुद आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं जो कॉमनली अवेलेबल है इन योर लेबोरेटरीज, और कह सकते हो आपके घरों में भी NaCl, नमक। द ग्रुप 2
The elements of the group 2 has the lowest electronegativity. As we going down a group, electronegativity value decreases. आप ग्रुप 2A की बात जब करते हो तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो जैसे ही आप ग्रुप डाउन जाते हो तो वैसा ही उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घट जाती है. इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द एटॉमिक साइज एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से. Group 3A, due to the smaller atomic size, the element of this group is more electronegativity as compared to the group 2A elements. ज़्यादातर ये 2A के जो elements होते हैं वो सबसे कम थोड़ा कम atomic size होता है, और इस elements के group का कम atomic size होने की वजह से ये ज़्यादातर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कंपेयर टू 2A ग्रुप का. अब बात आती है फोर्थ ए में क्या होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप शोज इरेगुलर ट्रेंड. देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन, इंक्रीजेस फ्रॉम सिलिकॉन टू जर्मनी, अगेन decreases from Germany to stainless, and finally increases from stainless to lead, and this changes is oscillating manner. ज़्यादातर ग्रुप 4A जो होता है वो ज़्यादातर इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है. इट इज़ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यहाँ पे इरेगुलर ट्रेंड होता है, मतलब बहुत कह सकते हैं हेरा फेरी होता है इस ग्रुप के अंदर. क्यों देखा जाए, ये ग्रुप ज़्यादातर कार्बन ग्रुप को कहते हैं. तो कार्बन से लेके मैं सिलिकॉन जाऊँगी, पहले दो एलिमेंट का देखूँगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहाँ पे घट रही है. फिर बाद में सिलिकॉन से जर्मेनियम जाती हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है. फिर वापस घटती है जर्मेनियम से स्टेनलेस, और फाइनली इंक्रीज़ होती है स्टेनलेस से लेके लेड तक. तो ये यहाँ पे जो चेंजेस हो रहा है ये इरेगुलर मैनर में हो रहा है. मतलब एक पर्टिकुलर मैनर में नहीं हो रहा है कि इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा. फोर्थ ए ग्रुप में ये ज़्यादा इरेगुलर ट्रेंड में हो रहा है, बल्कि ऑसिलेटिंग मैनर. ऑसिलेटिंग मैनर के मतलब क्या होता है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसा वाला जो मैनर होता है दैट इज़ कॉल्ड एन ऑसिलेटिंग मैनर. तो यहाँ पे देखो कार्बन से लेके लेड तक में जाती हूँ तो पहले घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है. तो ये क्या हुआ, ऑसिलेटिंग मैनर में हुआ. तो दिस इज़ एन इरेगुलर ट्रेंड और ऑसिलेटिंग मैनर. यहाँ पे रीज़न नहीं बताया है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मगर ये ज़्यादातर इसके अंदर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादातर इरेगुलर मैनर की वजह से हो रहा है. Group 5 and Group 6 से as expected from moving down the group, the electronegativity values of both the group decreases gradually. This is because of the increase in the atomic size of elements, which leads to the lesser attraction to the nucleus for the electron, and a gradual decrease in the electronegativity value down the group indicates the gradual change from the non-metallic to metallic character of the element. यहाँ पे क्या होता है, फिफ्थ और सिक्स्थ ए ग्रुप लगभग एक जैसे होते हैं, इसलिए दोनों को साथ में लिया गया है. तो इसमें भी देखो तो ग्रुप के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग, मतलब ऊपर से लेके नीचे जाती हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ग्रुप की ज़्यादातर डिक्रीजिंग पोजीशन में होता है, घट रहा है. ज़्यादातर हमने देखा है ग्रुप में सब कुछ घट ही रहा है, कुछ ही में ऐसे चेंजेस होते हैं. तो यहाँ पे जो घट रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट बढ़ता है. यहाँ पे एटॉमिक साइज यहाँ पे बढ़ रहा है. तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होना चाहिए वो कम हो जाएगा, और ये कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे घट रहा है ग्रुप की तरफ. जब ऊपर से नीचे जाते हो तो इसलिए यहाँ पे घट रहा है, एंड दैट इज़ चेंज ड्यू टू दी नॉट मेटालिक टू मेटालिक. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने की वजह से और इस ग्रुप की चेंजेस की वजह से, मतलब एटॉमिक साइज़ की चेंजेस और अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो नॉन मेटालिक से मेटालिक कैरेक्टर की तरफ जाता है. इस ग्रुप के अंदर ये खासियत है. फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रुप में देखा जाए तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग में आपको मेटालिक से नॉन मेटालिक की तरफ जाता है. तो ऐसा क्यों हो रहा है वो बाद में हम देखेंगे, उसका भी रीज़न्स है. फ़िलहाल के लिए इतना दिमाग में रखो कि फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो रहा है वो घट रहा है जैसे ग्रुप में जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, क्योंकि उसके एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है. बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो आकर्षण होना चाहिए, मतलब अट्रैक्शन होना चाहिए, वो कम हो रहा है. एंड दैट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, और डिक्रीज़ होने की वजह से
इसके अंदर एक खासियत आ जाती है कि वो नॉन मेटालिक से मेटालिक कैरेक्टर की तरफ जा रहा है। वो क्यों जा रहा है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए इतना याद रखो। नाउ द फेमस ग्रुप 18 हैलोजन ग्रुप की सबसे अच्छी बात है कि आप आँख बंद के ये कह सकते हो इट इज हैज़ ए हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनके पास ही होता है। ऐसा क्यों होता है अब हम देखते हैं। द हैलोजन हैव द मैक्सिमम टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स दैम because they have the least atomic size, hence have maximum electronegativity in their respective period. Fluorine has the maximum electronegativity of 4 of all the elements in the periodic table. It is due to the highest electronegativity value for halogen that when this element combines with the elements having low electronegativity, they form an ionic compounds are obtained. मतलब ये हैलोजन की खासियत बात ये है कि वो ज़्यादातर इनके पास टेंडेंसी होती है कि अपनी ये ऐसा कह सकते हैं कि इनके पास सबसे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की शक्ति होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि इसकी एटॉमिक साइज़ सबसे छोटी होती है, मतलब सबसे छोटी वाली एटॉमिक साइज़ होती है। तो जितना कम एटॉमिक साइज़ उतनी अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे हमने पहले पढ़ा है, जितना कम एटॉमिक साइज़ उतनी अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें एटॉमिक साइज़ कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो इसमें पहला कैरेक्टर जो होता है दैट इज़ फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और इसकी 4 है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हैलोजन ग्रुप में। तो ये फ्लोरीन क्या करता है कि अपने तरफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैलोजन को या आयोनिक कंपाउंड्स को अपनी तरफ खींचता है। तो खींचेगा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले कंपाउंड्स को अपनी तरफ खींचता है जब, तो वहाँ पर एक आयोनिक कंपाउंड्स बन सकता है। और जैसे कि मैंने भी बोला था एल्कलीन मेटल्स वो अपनी तरफ खींचता है, मतलब हैलोजन क्या करता है एल्कलीन मेटल को आमंत्रण देता है कि चलो मेरे साथ दोस्ती बनाओ, हम एक अच्छे से आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। मतलब अट्रैक्शन पोर्शन कहाँ पर है? हैलोजन की तरफ है। हैलोजन अपने आप को अट्रैक्ट इतना करता है कि एल्कलीन मेटल को अपने तरफ बुला लेता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की ज़्यादा होने की वजह से ये हो रहा है। And the gradual decrease down the group indicates the gradual decrease in the non-metallic characters of halogen from fluorine to iodine electronegativity value. तो इस ग्रुप में जैसे ही आप ग्रुप के ऊपर से लेके नीचे जाते हो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट भी रहा है फ्लोरीन से लेके आयोडीन की वैल्यू की तरफ। ठीक है, तो आप क्लियर हो गया व्हाट इज हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो रहा है। अब बात करते हैं noble gas की। The valence shell configuration of the atoms of the noble gas is NS2 NP6 is very stable and hence these atoms have no tendency to accommodate any electron. Consequently, noble gas have been assigned zero electronegativity value. नोबल गैस तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव के माया जाल में आता ही नहीं है, क्योंकि उसके जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो बोलते हैं हम राजा है, हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स है, हम स्टेबल है, हम किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ना किसी को कुछ देंगे। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वो कभी किसी और इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए नहीं होता है, तो वो किसी की तरफ अट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। एंड दैट्स वाई इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 0 है, क्योंकि ये राजा है। नोबल गैस राजा होने की वजह से वो किसी के साथ अट्रैक्शन नहीं फील करता, और अट्रैक्शन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसके पास पहले से सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो खुद स्टेबल है, उसे कोई और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इसलिए इसके ये नोबल गैस के पास 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ होती हैं। सो इट इज़ क्लियर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। यहाँ पे एक सवाल है कि एक्सप्लेन वाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन इज़ लोअर दैन द जर्मेनियम। ये सवाल आपसे पूछा भी जाएगा 2 मार्क्स में। इट कैन बी इन द फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म, इट कैन बी इन द शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, और या फिर इसके अंदर में से आपको MCQ भी सवाल पूछ सकते हैं।
तो सवाल क्या है कि एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन लोअर देन द जर्मेनियम। मैंने पहले भी कहा था कि कार्बन वाला ग्रुप है ना, जहाँ पर थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, फिर बाद में इंक्रीज होता है, फिर बाद में बढ़ना घटना वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला वो सर्कल हो रहा था, उसी की बात करें कि यहाँ पे सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों घट रही है जर्मेनियम से। एक्चुअली बढ़नी चाहिए, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए जर्मेनियम के कंपैरिजन में, मगर सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। क्यों हो रही है, इसका रीज़न यहाँ पे बताया है। तो ये यहाँ पे लिखा है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट जर्मेनियम, एक्स का मतलब है हेलोजन एटम, ठीक है। तो जर्मेनियम हेलोजन बॉन्ड कैन ईजिली बी रिड्यूस्ड बाय टू जर्मेनियम हाइड्रोजन बाय नेसेंट हाइड्रोजन, बट सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड कैन नॉट बी रिड्यूस। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है कि वो हाइड्रोजन जो आपको रिएक्शन के दौरान मिलता है, नॉट द प्योर हाइड्रोजन फॉर्म। हाइड्रोजन ज़्यादातर गैसेस फॉर्म में मिलता है, और जो हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं होता है, H2 फॉर्म में होता है। मगर यहाँ पे बात कर रही हो H, अकेला वाला H, वो कब मिलेगा, जब आप रिएक्शन करते हो उसमें से आपको एक सिंगल हाइड्रोजन मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन इसलिए बताया। तो जब आप जर्मेनियम हैलोजन बॉन्ड बनाते हो तो उसे हमें आसानी से रिड्यूस कर सकती हूँ बाय जर्मेनियम हाइड्रोजन बॉन्ड से। हैलोजन बॉन्ड को मैं आसानी से तोड़ सकती हूँ बाय जर्मेनियम हाइड्रोजन बॉन्ड से। जर्मनी हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं कह सकती, हाइड्रोजन से मैं ये तोड़ सकती हूँ और बना दूंगी जर्मेनियम हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर जर्मेनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छा होता, मतलब कम होता, तब उसके साथ जो हैलोजन बॉन्ड के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो तोड़ नहीं पाता है हाइड्रोजन, मगर यहाँ पे तोड़ पाता है। एंड मगर उसके कंपैरिजन में अगर सिलिकॉन हैलोजन बॉन्ड को मैं तोड़ने की कोशिश करती हूँ तो वो होता ही नहीं है, वो रिड्यूस फॉर्म में जाता ही नहीं है। तो ये बता रहा है कि सिलिकॉन हैलोजन बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू जर्मेनियम हैलोजन बॉन्ड। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने हैलोजन एटम्स में पहले ही सीखा था कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींचता है। तो सिलिकॉन की कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपनी तरफ खींचता है और उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है और वो आसानी से तोड़ नहीं पाता। मगर सिलिकॉन के कंपेयर में जर्मेनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, इसलिए हैलोजन के साथ जैसे ही बॉन्ड बनाता है वो हाइड्रोजन के द्वारा तोड़ सकते हैं। तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि दिस मीन्स दैट सिलिकॉन हैलोजन बॉन्ड जो है वो सबसे ज़्यादा पोलार है जर्मेनियम हैलोजन बॉन्ड से, और पोलार होने की वजह से दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव। पोलर कब होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि सिलिकॉन हैज़ द लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैन जर्मेनियम। जर्मेनियम के कंपेयर में सिलिकॉन की लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इसे दर्शाया कैसे जाता है, यहाँ पे आपको बताया गया है एक्स का मतलब होता है, यहाँ पे एक्स आपको यहाँ पे सिंबल दिया है एक्स और एक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल, और नीचे वाला जो सबस्क्रिप्ट में एक्स लिखा है दैट इज़ ए हैलोजन एटम माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन। अगर मैं इन दोनों का माइनस करती हूँ उसका जो वैल्यू होता है वो सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जर्मेनियम। इस तरीके से मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है जर्मेनियम से। ठीक है, दिस इज़ क्लियर फ्रॉम दैट। अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर क्या वेरिएशंस हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम पीरियड के अंदर लेफ़्ट से राइट जाएंगे, तो इसका मतलब एस ब्लॉक से लेके पी ब्लॉक तक जाएंगे, तब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है एटॉमिक नंबर के हिसाब से बढ़ती जाती है। तो ये किस तरीके से बढ़ती है और क्यों बढ़ती है, इसका रीज़न्स है, 4 रीज़न्स। कौन कौन से हैं? पहला रीज़न, जब लेफ़्ट से राइट में जाता है पीरियड, उसकी इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है
हियर इट इज़ अ चेंज, यहाँ पे चेंज दिया है, इट इज़ नॉट ए चेंज, इट इज़ ए चार्ज। चार्ज होता है कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। तो जैसे ही इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रहा है विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होता है, एक्चुअली एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। दूसरा रीज़न क्या है कि इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट गोस ऑन डिक्रीजेस। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, मतलब एल्केलिन से लेके हेलोजन की तरफ जाते हैं, तब क्या होता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उसका जो होता है वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जैसे ही लेफ्ट से राइट में जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होता है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिक्रीज़ होता है। सो दिस इज़ क्लियर फ्रॉम दिस सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में क्या है कि इन गोइंग टू लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड देयर इज़ ए डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। आपकी एटम की साइज में डिक्रीज हो जाता है, एंड दैट्स वाई जितना कम एटम उतना अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेफ़्ट से राइट में जाओगे, एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो ये तीसरा रीज़न। एंड फोर्थ एंड द लास्ट रीज़न इज़ दैट लेफ़्ट से राइट जाओगे तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रो एफिनिटी इंक्रीज होती है। तो इन दोनों का जब एवरेज वैल्यू में निकालूंगी तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी एज पर द फॉर्मूला। हमने मुल्कन का फॉर्मूला देखा था ना, उसके हिसाब से भी ये प्रूफ हो जाता है। सो दिस आर द 4 रीज़न। देखा जाए तो ये 4 के 4 रीज़न एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। देखा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कब बढ़ेगा, जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर कब बढ़ेगा, जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटेगी। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घट रही है तो इसका मतलब साइज में डिक्रीज हो रहा है। लेफ्ट से राइट जाओ तो साइज में डिक्रीज होने की वजह से भी एक और रीज़न निकलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। एंड तीसरा रीज़न, फोर्थ रीज़न ये है कि आप राइट से लेफ्ट से राइट जाओगे तब क्या होता है कि आपका आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है। उसका एवरेज वैल्यू अगर निकालूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी वैल्यू बढ़ जाती है। तो एक दूसरे के साथ तो ये इंटरलिंक ही है। तो आपको हमेशा ये सिंक्रोनाइज करके रखो कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसका साइज घट रहा है, उसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटेगी। इस तरीके से रखोगे तो आप आसानी से 4 पॉइंट लिख पाओगे। तो दिस इज़ क्लियर फ्रॉम दिस। अब नेक्स्ट, रोल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन केमिकल बिहेवियर एंड एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पता लगाने से हमें पता चल जाएगा कि इस केमिकल का बिहेवियर कैसा होगा, इस केमिकल को मैं कहाँ यूज़ कर सकती हूँ। तो ये और कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ढूंढने की ज़रूरत है। तो ये 2 रीजंस हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट, द एटम्स ऑफ द सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी for purely covalent bond on combination, as electronegativity difference both atom increases, sharing becomes increasing uneven and partial ionic character develops in the bond। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है तो मैं छुट्टा करके अलग करके मैं आपको समझाती हूँ कि आप एटम्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्म प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड ऑन कॉम्बिनेशन। ज़्यादातर एक जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वाले एटम्स, एक जैसे मतलब सेम होना ज़रूरी नहीं है, एक जैसे मतलब 3.9 है तो दूसरे का वैल्यू होगा 4.1, तो एक जैसा हुआ। तो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स जो होते हैं वो ज़्यादातर बहुत कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं जब वो दोनों मिल जाते हैं। तो एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बोथ एटम इंक्रीज, द शेयरिंग बिकम्स इंक्रीजेस। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, 2 एटम के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो अगर बढ़ा दे तो उसकी शेयरिंग बिकम इंक्रीजिंगली अनइवन। मतलब इसकी जो शेयरिंग शेयरिंग करने की जो क्षमता होती है वो घट जाती है, एंड इसलिए यहाँ पे पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर बन जाता है इस बॉन्ड में।
अभी भी समझ में नहीं आया होगा कुछ लोगों को, तो मैं वापस से बताती हूँ कि एक जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वाले जो दो एटम्स होते हैं तो उसका बहुत अच्छा कोवैलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि एक जैसा वैल्यू जब होता है तो वो बहुत अच्छे से शेयरिंग कर पाते हैं, ठीक है। मगर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दोनों एटम्स के बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, तब उनके बीच में जो शेयरिंग होनी चाहिए वो प्योर नहीं होती, उसके अंदर थोड़ा अनइवन हो जाता है, मतलब थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। इसकी वजह से जो प्योर आयोनिक कैरेक्टर बनने की जगह पर यहाँ पे पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर बनता है। पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर का मतलब थोड़ा हिलने, थोड़ा पार्शियल वाला कह सकती हूँ मैं, आधा आधा आयोनिक कैरेक्टर बन जाता है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है ये आपको बताएगा कि अगर मेरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना डिफरेंस बता रहा है तो इसका वैल्यू इतना निकलेगा, तो इतना परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इस मॉलिक्यूल के अंदर होगा। ये इक्वेशन के दौरान आपको पता लग जाता है। तो इक्वेशन क्या है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 कांस्टेंट वैल्यू है, ब्रैकेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम पहला वाला एटम माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम दूसरा वाला एटम, दोनों का जो कॉम्बिनेशन। आप जब मॉलिक्यूल लेते हो तो दो एटम के कॉम्बिनेशन हो, तो पहले वाले एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालो, दूसरे वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालो, उसका डिफरेंस निकालो और उसे मल्टीप्लाई करो 16 के साथ, प्लस 3.5 ब्रैकेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी होल स्क्वायर। तो प्लस करो 3.5 और 3.5 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ, और उसका स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दो, आपको आयोनिक कैरेक्टर मिल जाएगा। इस तरीके से आयोनिक कैरेक्टर आप ढूंढ सकते हो। दूसरा, द बॉन्ड लेंथ and the bond strength can be related to the electronegativity difference between the bonded atom. The larger the value of electronegativity difference, more stable is the bond. अब यहाँ पे क्या बताया है कि आप कोई मॉलिक्यूल लेते हो तो उसका बॉन्ड लेंथ कैसे पता लगाते हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये स्ट्रॉन्ग है कि आयोनिक बॉन्ड है या कोवैलेंट बॉन्ड अच्छे से बना है या नहीं बना, ये कैसे पता लगाते हो। बस आप दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालो, उन दोनों को माइनस करो, माइनस करोगे अगर ज़्यादा वैल्यू निकलता है और उसका मैग्नेट, यहाँ पे जो मॉड्यूल बना है, यहाँ पे जो ऐसे लाइन बना है, लाइन एक्स ए माइनस एक्स बी और लाइन ड्रॉ किया, दैट लाइन मीन्स ए मॉड्यूल। मॉड्यूल मतलब आपका जो भी वैल्यू आना चाहिए वो पॉजिटिव में होगा। तो आपका जो वैल्यू अगर ज़्यादा हो रहा है, लार्जर द वैल्यू ऑफ द मॉड्यूल की वैल्यू से ज़्यादा हो रहा है, तो उसका मतलब उतना स्टेबल है आपका ए और बी का बॉन्ड। तो वो कैसे बताती हूँ, वो कैसे पता लगाते हैं, बाय द सिंपल फॉर्म। देखो यहाँ पे एच एफ है, एफ का मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 4, और हाइड्रोजन का फिक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, दोनों को मैंने माइनस किया 1.9 और 1.9 लिया, और उसका मैंने बॉन्ड लेंथ देखा तो 0.92 हो रहा है और 137। दूसरी तरह से देखो HCl और 3.1 माइनस 2.1 इज इक्वल टू 0.1, so 127 is the bond length and 103 is bond energy। मतलब बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस वैल्यू वो ज़्यादा है आपके बॉन्ड लेंथ से, सो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। देखा जाए तो पहले वाले जो आपके 1.1 है HF में देखो तो उसका डिफरेंस क्या है 1.9 और उसका बॉन्ड लेंथ क्या है 0.92, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर 0.92 और 1.9 का। तो इसका एनर्जी देखो 137, मतलब उसके अंदर इतने एनर्जी डालना पड़ा कि उसे तोड़ने के लिए 137। बाकी सब में देखो 103, 187.4, 71, थोड़ा कम एनर्जी डाल दो वो आसानी से टूट गया। मगर फ्लोरीन वाला जो है उसका देखा जाए तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू और बॉन्ड लेंथ देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है बॉन्ड लेंथ से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर वैल्यू ज़्यादा है, डिफरेंस वैल्यू ज़्यादा है अगर बॉन्ड लेंथ से, तो उसका मतलब उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसका बॉन्डिंग करने का शक्ति वो सबसे ज़्यादा है। सो इट इज़ क्लियर।
तीसरा पॉइंट क्या है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ द नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज. Due to the increase in the electronegativity, there is a change from the strongly basic to the strongly acidic character. Due to the consequent difference in the electronegativity O and electronegativity E, and acidity of the oxide increases the proportion of oxygen and okay. इसका मतलब क्या है कि जब आप लेफ़्ट से राइट जाते हो, तो जब हम नॉर्मली बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो हमने क्या कहा था कि लेफ़्ट से राइट जाओगे तो आपकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगी जैसे जैसे आपका नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म में अगर एलिमेंट्स को लेंगे, तो नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म में लोगे तब जाके आपको एसिडिक प्रॉपर्टी पता चलेगी ना. तो नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म में अगर मैं एलिमेंट्स को लेती हूँ, लेफ़्ट से राइट में एलिमेंट्स को लेकर उसे नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म में डालती हूँ, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है. और ड्यू टू इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस हो जाता है स्ट्रांगली बेसिक से लेके स्ट्रांगली एसिडिक कैरेक्टर. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँगी, तो अगर लेफ़्ट से राइट जाऊँगी तो जहाँ पर स्ट्रांगली बेसिक से स्ट्रांगली एसिडिक की तरफ जाना है, तो वहाँ पे थोड़ा चेंजेस हो जाता है. वो इसलिए क्योंकि अगर मैं उसका ऑक्सीजन का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेती हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उन दो एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट आप उस ऑक्सीजन के ऑपोजिट में ले रहे हो, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ में सोडियम ले रहे हो, तो उसका क्या, ऑक्सीजन के सामने में लिथियम ले रहे हो, तो उसका जो डिफरेंस है, तो उसका जो डिफरेंस है लूँगी तो वो कम होना चाहिए, एक्चुअली कम होना चाहिए. मगर उसकी जगह पर जैसे जैसे मैं ऑक्सीजन बढ़ाती हूँ, तो उसका ऑक्साइड फॉर्म भी, एसिडिटी ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म भी बढ़ जाता है. तो देखा जाए तो अगर मैं क्रोमियम का एग्जांपल लेती हूँ, तो क्रोमियम के साथ अगर मैं एक ऑक्सीजन लगाती हूँ तो वो बेसिक बताता है. क्रोमियम के साथ मैं 3 ऑक्सीजन लगाती हूँ, 2 क्रोमियम के साथ 3 ऑक्सीजन लगाती हूँ, तो वो एम्फोटेरिक बनता है, ना बेसिक ना एसिडिक. मगर क्रोमियम के साथ, एक ही क्रोमियम के साथ मैं 3 ऑक्सीजन लगाती हूँ, दैट शोज एन एसिडिक. मतलब मैं जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ाती हूँ वैसे वैसे उसकी एसिडिक कैरेक्टर बेसिक से एसिडिक कैरेक्टर की तरफ जाता है. तो इसका मतलब अगर मैं मुझे पता लगाना है कि एसिडिक कैरेक्टर है और बेसिक कैरेक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन के सामने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट का माइनस करके देखो. अगर वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स वो स्ट्रांगली बेसिक से लेके स्ट्रांगली एसिडिक की तरफ जा रहा है. क्लियर. चौथा पॉइंट, द केमिकल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ जनरल वैल्यू. ज़्यादातर हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म में होता है कि आप कोई एलिमेंट लो, उसके साथ OH लगा दो, दैट इज शुड बी ए हाइड्रोक्साइड. मतलब अगर मैं लिथियम के साथ OH लगाती हूँ तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, LiOH. सोडियम के साथ मैं कोई OH लगाती हूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है. तो सेम थिंग, अगर हाइड्रोक्साइड का जनरल फार्मूला निकालूंगी तो एलिमेंट OH यहाँ पे जैसे बताया गया, तो ये कोई नया फार्मूला नहीं है, इट इज़ एन एलिमेंट. मतलब कोई भी एलिमेंट के साथ अगर OH लगाते हो तो वो हाइड्रोक्साइड है. तो हाइड्रोक्साइड इज एसिडिक और बेसिक डिपेंडिंग अपॉन इस OH बॉन्ड अगर और EO बॉन्ड. मुझे अगर पता लगाना है कि इस एलिमेंट का और इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्साइड फॉर्म अच्छा है कि नहीं, तो मुझे सिर्फ इसके एसिडिक और बेसिक के कैरेक्टर ढूंढना हो, तो मुझे पहले देखना पड़ता है कि OH और EO बॉन्ड के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है. ठीक है, वो आसानी से टूट सकता है या नहीं, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ढूंढ लो, आप आसानी से एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ढूंढोगे. तो अब बॉन्ड स्ट्रेंथ ढूंढने के लिए मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ढूंढूंगी दोनों का, जैसे EOH का अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ढूंढती हूँ, वहाँ से मुझे
पता चल जाएगा कि उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ढूंढूँ तो किसका ढूंढूँ? दोनों को ढूंढना है कि ऑक्सीजन और एलिमेंट के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे देखो EOH है, तो पहले ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ढूंढो, फिर OH का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ढूंढो। अब वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, वो एसिडिक है या बेसिक है, ये पता चल जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड इन दोनों का वैल्यू और OH का बीच वैल्यू अगर मैं निकालती हूँ, अगर ये EO का वैल्यू अगर ज़्यादा है कंपेयर टू OH तो वो बेसिक है। ठीक है, वो बेसिक है। एलिमेंट और ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से, तब वो बेसिक हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है नीचे। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ OE का कम वैल्यू है कंपेयर टू OH, तब वो एसिडिक बनता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ NaOH का, तो मेरे पास क्या होता है NaO और H। तो पहले मैं क्या करूँगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम का डिफरेंस निकालूंगी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.0, तो 2.5 निकला। फिर मैं निकालूंगी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 3.5 एंड और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, तो उसका वैल्यू निकला क्या 1.4। तो अगर देखा जाए तो 2.5 की वैल्यू ज़्यादा है 1.4 से, तो इसका मतलब हुआ NaOH बेसिक है। उसी तरीके से ClOH का निकालूंगी, तो O और Cl 3.5 माइनस 2.8 0.7, और दूसरे का वैल्यू अगर निकालो तो 1.4, तो 1.4 वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए ClOH का मॉलिक्यूल एसिडिक है, ये बता रहा है। तो ये क्लियर हो गया किस तरीके से मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से मैं क्या कौन कौन सी चीज़ें ढूंढ सकती हूँ। एक है उसका आयोनिक कैरेक्टर, दूसरा उसका बॉन्ड लेंथ मतलब उसके अंदर कितना बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो, तीसरा कि अगर मैं ये एसिडिक है या बेसिक है ये पता लगा सकती हूँ, ऑक्सीजन ऐड होने पर वो कितना बेसिक हो रहा है एसिडिक हो रहा है, बस उन दोनों का एलिमेंट और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल रही हूँ, और वो घट रहा है तो समझो एसिडिक कैरेक्टर हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बेसिक से एसिडिक कैरेक्टर की तरफ जा रहा है। अगर हाइड्रोक्साइड का मुझे ढूंढना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो बस उन दोनों का डिफरेंस निकालती हूँ, EO का और OH का। EO का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस ज़्यादा है तो समझो बेसिक है, अगर कम है तो एसिडिक है। तो क्लियर हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से मैं क्या क्या ढूंढ सकती हूँ। ख़त्म नहीं हुआ मगर आगे भी है। पांचवा क्या है, टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट और पोलर कोवैलेंट और आयोनिक। अगर मुझे ढूंढना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से कि मैं ये पोलर बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, आयोनिक, बहुत सारे नाम दिए गए हैं ना बॉन्डों का, तो वो कैसे नाम दिए गए हैं और किसकी मदद से मैं पता लगा सकती हूँ कि यहाँ पे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है या आयोनिक कोवैलेंट बॉन्ड। तो सेम ये सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काम है। ए और बी अगर एटम को ज्वाइन करके मैं मॉलिक्यूल बनाती हूँ, तो ए और बी के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, बस उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ढूंढो, आपको मिल जाएगा। तो व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज इक्वल or equal to 0, the bond is non-polar covalent bond. The bond exists in two identical homonuclear diatomic molecules, that is H2O2 etc. अगर मैं दो एलिमेंट ले रही हूँ, वो सेम हो डिफरेंट हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर दो एलिमेंट एटम ले रही हूँ, अगर वो सेम एटम हो डिफरेंट एटम हो, ज़रूरत नहीं है डिफरेंट होना है, इट्स कैन बी सेम और डिफरेंट। दो एटम ले रही हूँ, उन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल रही हूँ, दोनों को माइनस कर रही हूँ। अगर वो ज़ीरो या फिर
ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ज़्यादातर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो रहा है। मतलब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो हो रहा है तो नॉन पोलर कोवैलेंट एटम होता है। और ज़्यादातर ये केसेस कहाँ पे देखा जाएगा, जहाँ पर दोनों एटम सेम होंगे। जैसे H2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, उसे मैं टू आइडेंटिकल या मैं कह सकती हूँ होमोन्यूक्लियर, मतलब एक जैसे एटम के साथ जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मतलब तब जाके ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, व्हेन देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, electronegativity of A and electronegativity of B, the bond is polar covalent bond. That is, the electronegativity of A is greater than electronegativity of B. There is a charge separation between the A and B. अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A और B का बहुत कम वैल्यू है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग समथिंग हो या 0.0 हो या कुछ बहुत ही ज़्यादा कम वैल्यू है, तो समझो यहाँ पे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है ये तो साबित हो गया, मगर कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। दोनों के बीच में थोड़ा पार्शियल चार्ज होना चाहिए और ख़ास करके ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। सी पॉइंट क्या है, when electronegativity of A and electronegativity of B value is very large, the complete transfer of electron from atom B to A takes place. So electronegativity of A is greater than the electronegativity of B, that is bond is purely ionic. अगर मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ए और बी का सबसे ज़्यादा है तो उसका मतलब वो क्या करे, अपना पूरा इलेक्ट्रॉन एक तरफ दे रहा है। अपना दोनों जो शेयरिंग होनी चाहिए एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में नहीं हो रही, वो एक तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है। तो बी का सारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है ए की तरफ, तब इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ए और बी का, दैट इज़ आयोनिक बॉन्ड। देखा जाए तो सही है। एल्कलिन एलिमेंट जो है लिथियम जैसे एलिमेंट्स, लिथियम ग्रुप के, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और हैलोजन वाले है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा और उसके सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, एंड दैट्स व्हाई इट गेट्स अ लार्जर वैल्यू। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट सिक्स पॉइंट क्या बता रहा है कि अगर मुझे आयोनिक कैरेक्टर का परसेंटेज निकालना है कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर कितना आयोनिक कैरेक्टर है, तो वो किस तरीके से निकालती हूँ, तो उसका भी पर्टिकुलर रिएक्शंस है, पर्टिकुलर इक्वेशंस है, रिएक्शंस नहीं इक्वेशंस। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा बॉन्डेड एटम्स के साथ, उतनी अच्छी वैल्यू होगी आयोनिक कैरेक्टर इन पोलर कोवैलेंट। यहाँ पे खास ध्यान देना, यहाँ पे सारे बॉन्ड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जहाँ पर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा वहाँ पे अगर मुझे आयोनिक कैरेक्टर ढूंढना है, तब जाके ये इक्वेशंस काम आते, वो हर जगह पे काम नहीं आते। तो जितना ज़्यादा बॉन्डेड एटम के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी, उतना उसका आयोनिक कैरेक्टर का वैल्यू ढूंढ सकती हूँ इन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर। तो बहुत सारी इक्वेशंस है ए और बी, इसमें से दो इक्वेशंस है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पॉलिन्स इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू पॉलिन, अमाउंट ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन ए बी इज अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू द 1 माइनस ई रेज टू 0.25 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी परसेंटेज। अब बस 1 माइनस ई रेज टू लॉग लेके ई रेज टू 0.25 उसे मल्टीप्लाई करो इलेक्ट्रोनेगेटिव ए माइनस बी, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की मदद से आपको ए और बी का जो रिलेशन की वजह से परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर मिल जाएगा। अगर 0.6 है तो आयोनिक कैरेक्टर आपका 9 होगा, 1.0 होगा तो आयोनिक कैरेक्टर 22 होगा, 1.4 होगा तो आयोनिक कैरेक्टर 39 होगा। तो इस तरीके से आपका एक टेबल बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि 3.2 है तो 92 मेरा आयोनिक कैरेक्टर होगा।
Pauling also gave an alternative empirical position for calculating ionic character in AB bond. पोलिन ने दूसरा भी मेथड दिया है. अगर आपको 1 माइनस ई रेस टू 0.25 से मुश्किल हो रही है तो आपको ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते. दैट इज 18 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस बी रेस टू 1.4 आपको परसेंटेज मिल जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ पोलिन्स इक्वेशन कैलकुलेट द परसेंटेज. ऊपर वाले में ज़्यादातर प्रॉब्लम ये है कि ई रेस टू 0.25 होता है तो अलग वैल्यू निकल जाता है, एंड दैट्स वाई देयर इज़ अ वेरिएशन इन द वैल्यू. सो आप क्या करोगे, अगर आयोनिक कैरेक्टर मुझे ढूंढना है वो भी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर और वो भी ए बी बॉन्ड के बीच में, तो आप सिंपली यूज़ करो 18 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी ऑफ रेस टू 1.4. ये वाला जो फॉर्मूला है वो सिंपली यूज़ करो. सो यहाँ पे इक्वेशन दिया है. HF मॉलिक्यूल का मुझे पॉलिंग इक्वेशन की मदद से ढूंढना है उसका आयोनिक कैरेक्टर. तो मुझे पहले से दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन 2.2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन 4 पॉइंट है. दोनों को माइनस किया 1.8 मिला. मैंने इक्वेशन के अंदर डाल दिया. 18 मल्टीप्लाई बाई 1.8 रेज टू 1.4 परसेंटेज निकाला 44.12%. तो इसका मतलब इसका आयनिक कैरेक्टर है 44.12%. क्योंकि इसका सबसे अच्छा आयनिक कैरेक्टर क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बॉन्डिंग बन रहा है. तो सबसे जब इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो एक तरफा का झुकाव होगा. झुकाव जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा आयोनिक कैरेक्टर होगा. सो इट इज़ क्लियर. दूसरा मेथड कौन सा है, हेने स्मिथ ने भी दूसरा इक्वेशन ढूंढा है आपको आयोनिक कैरेक्टर ढूंढने के लिए. दैट इज 16 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी प्लस 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी स्क्वायर परसेंटेज. इस तरीके से भी आप ढूंढे, मगर आप ध्यान रखना जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो कौन से मेथड से पूछ रहा है वो पूछो. वो पहले देखो पॉलिंग मेथड से पूछ रहा है या फिर हेनरी स्मिथ इक्वेशन से पूछ रहा है. इसलिए आपको दोनों इक्वेशन याद तो रखने हैं. चाहे आपको सवाल कॉमन पूछे तभी भी आपको दोनों इक्वेशन के रखकर आपको सॉल्व करके बताना है. और अगर नाम से भी पूछे कि पॉलिंग की इक्वेशन रख के बताओ या हेनरी स्मिथ की इक्वेशन रख के बताओ, तब उस इक्वेशन को रख के भी बता सकते हो. सो दूसरा इक्वेशन देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ HF, HCl, HI मॉलिक्यूल्स. इन सब का मुझे हेनरी स्मिथ इक्वेशन की मदद से ढूंढना है. तो मैंने एक एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया. पहले HCl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाला तो 1 पॉइंट निकला. HBr का निकाला तो 0.8 एंड HI का निकाला तो 0.5. ठीक है. अब मैंने हर एक का माइनस किया. HF का मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 मिल रहा था. अब इसे मैं रखती हूँ इस इक्वेशन के अंदर. 16 1.8 प्लस 3.5 1.8 स्क्वायर, उसका परसेंटेज निकला 40.14. उसी तरीके से HCl, HBr, HI का इक्वेशन में रखा, उसका वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब इक्वेशन ये जो सॉल्यूशंस है, प्रॉब्लम्स हैं जो हम अब सॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर ज़्यादातर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया जाएगा. इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, कुछ है जैसे फ्लोरीन और हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रख लेना. फ्लोरीन का 4 है और हाइड्रोजन का 2.2 है, क्योंकि कभी कभार ये MCQs में पूछ सकते हैं. ये बहुत कॉमन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है इसलिए. सो इस इक्वेशन की मदद से मुझे अलग अलग आयोनिक कैरेक्टर मिला. HCl का 19.5, HBr का 15.04 एंड HI दैट इज आयोडाइड का 88.875. देखा जाए सबसे ज़्यादा किसका निकला, फ्लोरीन का, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और सबसे ज़्यादा जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वहाँ पे उसका अच्छा आयोनिक कैरेक्टर मिलता है. सो इट इज़ क्लियर. 7 पॉइंट इस वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल्स. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से मुझे बॉन्ड एंगल की जो वेरिएशन है वो भी पता चलती है. वो कैसे,
The bond angle of BAB of different molecules of ABX type in an atom A changes to but B remains same. ज़्यादातर बॉन्ड एंगल आप ABA का लेते हो, A कॉमन रहेगा और B जैसे कि H2 ऑक्सीजन कॉमन रहता है, 2 हाइड्रोजन होता है तो या फिर H2S जैसे हो, तो अलग अलग अगर मैं मॉलिक्यूल्स देती हूँ तो ज़्यादातर A एटम चेंज होता है, B एटम सेम रहता है। जैसे कि H2O और H2S देखा जाए, हाइड्रोजन एटम सेम है मगर ऑक्सीजन की जगह पे यहाँ पे सल्फर होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल में देखा जाए तो उसका एंगल निकलता है 104 डिग्री 27 मिनट, और H2S में देखा जाए तो 92 डिग्री 20 मिनट देखा जाए तो। दोनों में इतना वास्ट डिफरेंस कैसे आया वो हम देखते हैं। जब H2O टू H2S की बात तरफ जाते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले देखा जाता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, जो ज़्यादा है सल्फ़र से 2.5 से। सो क्या होता है कि बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ OH इज शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम देन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ SH इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर एटम। यहाँ पे क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखती हूँ तो 3.5 है और सल्फर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। तब क्या होता है कि ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से वो अपनी तरफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और SH ग्रुप बॉन्ड में क्या होता है वो कम खींचती है और S सबसे कम खींचते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि H2O को सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल बताया है इन केस ऑफ H2S। Thus, electron density of oxygen is more than sulfur. Due to this, bonding pair repulsion in the H2O molecule become greater than the bonding repulsion in the H2S molecule. So, in going to H2S to H2S, bonding repulsion decreases, and due to the decrease in the bonding repulsion, H2S molecule also decreases. So, HOH angle is 104 degree 27 minute, and while HSH angle is 92 degree 20 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया तो अपनी तरफ खींचेगा ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, तब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रो डेंसिटी बढ़ जाएगा सल्फर से। तो H2O मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो डेंसिटी बढ़ने की वजह से उसके अंदर जो बॉन्ड पेयर होगा उसके बीच में रिपल्शन क्रिएट होगा, वो सबसे ज़्यादा रिपल्शन, एक दूसरे की तरफ दूर जाने के बारे में सोचेंगे, तब उसका एंगल बढ़ जाएगा। और H2S के अंदर कम खिंचाव की वजह से, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ कम खिंचाव की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, और इसकी वजह से जो बॉन्डिंग का जो रिपल्शन होता है वो कम होता है, एंड दैट्स वाई यहाँ पर HSH का एंगल कम है, 92 डिग्री होता है, और H2O का एंगल ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होता है। सो इट इज़ क्लियर। अब हम 8वां पॉइंट की तरफ जाते हैं, दैट इज़ द बॉन्ड लेंथ ऑफ DAB इन हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ AB2। अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्यों पूछा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हम बॉन्ड लेंथ भी ढूंढ सकते हैं। वो किस तरीके से ढूंढते हैं बताया गया है यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना है, यहाँ पे हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों एटम्स अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं। सो if AB molecule have some ionic character and the radii and electronegativity of atom A and B, we can find out the bond length। आप AB मॉलिक्यूल है और आपको पता है उसका आयोनिक कैरेक्टर क्या है, उसकी रेडियस क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, तो आप आसानी से उसके बॉन्ड लेंथ भी ढूंढ सकते हो। कैसे? शो मेकर एंड स्टीवनसन के इक्वेशन की मदद से। कैसे? DAB मतलब बॉन्ड लेंथ ऑफ AB हेट्रोडायटॉमिक होना चाहिए, खास करके याद रखना हेट्रोडायटॉमिक है, दोनों एटम्स अलग अलग होने चाहिए। So DAB is equal to RA, that is radius of atom A, radius of atom B minus 9 electronegativity of A minus electronegativity of B
If radius of A and B are in Armstrong, then D minus A will be in Armstrong, and the above equation will take the form DAB is equal to RA plus RB minus 0.09 electronegativity of A minus electronegativity of B. यहाँ पे बात क्या की है कि आपका जो ऊपर वाला इक्वेशन है वो कब यूज़ करना है, जब आपका जो बॉन्ड लेंथ होगा उसका यूनिट पिकोमीटर में होगा। अगर रेडियस का वैल्यू एमस्ट्रॉन्ग में है तो आप नीचे वाला इक्वेशन यूज़ करोगे, दैट इज़ DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 RA माइनस RB। सो आप कैलकुलेट करोगे HF बॉन्ड लेंथ इन HF मॉलिक्यूल यूजिंग शोमेकर एंड स्टीवनसन इक्वेशन। आपके पास फ्लोरीन का रेडियस है 0.72, RH का रेडियस है 0.37 एमस्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ फ्लोरीन इज 4 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ H हाइड्रोजन इज 2.2। यहाँ पे ध्यान रहना है कि रेडियस आपका एमस्ट्रॉन्ग में है, तो आप कौन से वाला फार्मूला यूज़ करोगे, 0.09 वाला। अब वो वैल्यू रख दोगे, उसके हिसाब से RF प्लस RH माइनस 0.09 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ फ्लोरीन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ हाइड्रोजन, आपको वैल्यू मिल जाएगा 0.828 एमस्ट्रॉन्ग। क्लियर? उसी तरीके से आप HCl का भी ढूंढ सकते हो। सो ये नीचे वाला जो इक्वेशन है, कैलकुलेशन है, वो आपका होमवर्क है, खुद कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है, पीरियोडिक टेबल में एक अच्छी बात यह है कि अगर मैं सेकेंड पीरियड में का और थर्ड पीरियड का डायगोनल पोजीशन देखती हूँ तो एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी निकलती है, और उस सिमिलैरिटी की वजह से यहाँ पे एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है, दैट इज़ कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड शोज सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट्स लाइंग टू देयर राइट इन द थर्ड पीरियड। अगर मैं सेकेंड पीरियड की एलिमेंट्स के राइट की तरफ वाले थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का देखूंगी तो वहाँ पे एक डायगोनल रिलेशनशिप क्रिएट होता है, और वो डायगोनल रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। So, the electronegativity of elements increases on moving on left to right in the period. हमें ये पता है कि अगर पीरियड के अंदर लेफ्ट से लेके राइट जाऊंगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, अगर मैं ग्रुप में जाती हूँ ऊपर से नीचे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी घटेगी। सो दीज टू वेरिएशंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पे देखा जाए कि पीरियड में इंक्रीज हो रहा है, ग्रुप में डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों के दोनों अलग है एक दूसरे के साथ। ज़्यादातर एक दूसरे को अगर मैं वैल्यू निकालूंगी तो एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए, मतलब ज़ीरो की तरफ ले जाना चाहिए उसकी वैल्यूज़, अगर ऑपोजिट तरफ ले जाऊंगी तो है। अगर मैं कैंसिल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक का ज़्यादा होगा पीरियड में और ग्रुप में जाऊंगी तो उसका कम होगा, तो एक दूसरे के मैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस निकालूंगी तो एक दूसरे ज़ीरो की तरफ जाना चाहिए, एक्चुअली ज़ीरो की तरफ जाना चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में बताया है। दस रिजल्ट्स एज द डायगोनल पेयर हैज़ ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैंस शो सिमिलर प्रॉपर्टी। ज़ीरो होने की बजाय आपका जो डायगोनल पेयर में जो भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में निकालूंगी तो लगभग सेम है। जैसे कि लिथियम और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो तो लिथियम का 1 पॉइंट है तो मैग्नीशियम का 1.2। बेरियम का और एल्यूमिनियम का देखो, बेरियम और एल्यूमिनियम का, बेरियम का 1.5 है, एल्यूमिनियम का 1.5 है, मतलब लगभग सेम है। और लगभग उन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस निकालूंगी तो एक दूसरे के सिमिलर प्रॉपर्टी बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप बता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की तरफ देखा जाए तो ऑपोजिट में अगर मैं ले जाऊंगी तो एक घटेगा और बढ़ने की वजह से दोनों कैंसिल हो जाना चाहिए दोनों वैल्यूज़, मगर कैंसिल ना होकर यहाँ पर एक दूसरे की तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लाने की वजह से यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप बनता है। सो दिस शो और इसकी वजह से यहाँ पे खासियत बताया गया है कि आप सेकेंड पीरियड
दिस इज़ ओनली फॉर सेकेंड और थर्ड पीरियड के लिए है, बाकी सब में ये रिलेशनशिप नहीं अप्लाई होता। दिस इज़ ओनली फॉर सेकेंड। तो लिथियम से लेके और सोडियम वाले जो बीच में वहाँ पे एक डायगोनल रिलेशनशिप भी क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी बता रहा है। 10वां पॉइंट ये है कि आपका अगर मुझे मॉलिक्यूल का एंथैल्पी ढूंढना हो तो किस तरीके से ढूंढूंगी, तो सिंपली आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपके एलिमेंट्स का होगा आपके पास, तो आराम से आप हीट ऑफ फॉर्मेशन ढूंढ सकते हो। हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बनाने में कितने एनर्जी लगता है वो मुझे पता लगाना है, तो सिंपली एक फार्मूला लगाओ, डेल्टा HF 23 समेशन ऑफ एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, summation of electronegativity of A minus electronegativity of B whole square minus 55.4 n, that is a number of atoms or a number of atoms present in the molecules, minus 26.0 NO मतलब नंबर ऑफ O एटम्स प्रेजेंट इन ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ N एटम्स, N एटम्स कितने हैं और नंबर ऑफ O एटम ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, उन दोनों का माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा। सो आप ये कैसे पता लगाओगे, बस सिंपली एक एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे BeCl2, यहाँ पे क्वेश्चन भी है BeCl2, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दिया है 1.6, दूसरे का 3.2, उन दोनों का मैं माइनस और स्क्वायर करती हूँ और उसका समेशन निकालती हूँ तो मुझे उसका वैल्यू मिलता है 2। यहाँ पे कोई नाइट्रोजन नहीं है और कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए आप अगर उन दोनों को, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है तो ये दोनों वैल्यू को मैं 0 रखूँगी, ठीक है। और बाकी का कैलकुलेट करके देखूंगी तो 117.75 किलो कैलोरी पर मोल आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिल जाता है। दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, नाइट्रोजन होगा तब आपको ये वैल्यू रखना है 55.4 नंबर ऑफ N, ऑक्सीजन होगा तब ये वैल्यू रखना है, नहीं होगा तो उसकी जगह पे 0 रख दो। तो समेशन का कभी कभार आपको डाउट हो जाता है, समेशन में क्या हो, कितना एटम्स है आपके पास, 2 ही एटम्स है, तो 2 एटम्स है तो टोटल समेशन कितना हुआ 2, इसलिए यहाँ पे समेशन 2 लिखा है। और 3.2 माइनस 1.6 का स्क्वायर एंथैल्पी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालो और उसका स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23, यू विल गेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब 11th में जाते हैं। 11th पॉइंट कौन सा है, एसिडिक कैरेक्टर में डिफरेंस पता लगाना है, वो भी हाइड्राइड एलिमेंट्स के सेम पीरियड के अंदर। अगर एक ही पीरियड के अंदर का मैं हाइड्राइड एलिमेंट्स लेती हूँ और उसका एसिडिक कैरेक्टर ढूंढना है तो मैं आसानी से ढूंढ सकती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से। कैसे, अगर यहाँ पे लेट अस कंसिडर द एसिडिटी ऑफ CH4 NH3 H2O और HF, दोनों सबके सब हाइड्राइड मॉलिक्यूल्स हैं और सबके सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, तो मुझे एसिडिटी ढूंढना है। एसिडिटी अगर मैं ढूंढती हूँ तो CH4 से लेके HF की तरफ जाती हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बीच वाला कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन का मैं कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का फ्लोरीन का मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखती हूँ तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एसिडिटी भी उसकी इंक्रीज होती है। ये एक रीज़न है। दूसरा, अगर मुझे किसी एसिडिक कैरेक्टर ऑक्सा एसिड, मतलब ऑक्सा एसिड का मतलब होता है ऑक्सीजन इंक्लूडिंग एलिमेंट्स ऑफ एक ही ग्रुप, सेम ग्रुप और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का हो, तो मैं कैसे ढूंढूंगी। हाइड्राइड ढूंढने के लिए सिंपल है, आप सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालो, उसको कंपेयर करो दूसरे के साथ, किसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका ज़्यादा एसिडिटी होगा। अगर ऑक्सा एसिड की एसिडिक कैरेक्टर ढूंढना है, वो भी सेम ग्रुप और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का है, तो वो कैसे ढूंढोगे। ऑक्सा एसिड का मतलब होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन हो, दैट इज कॉल्ड एन ऑक्सा एसिड। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में क्या है, HClO4 HBr4 HiO4। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन तीनों का कंपेयर कर रही हूँ, तीनों का सेम ग्रुप है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब के सब हैलोजन ग्रुप से है और सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। सो द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड डिक्रीजेस एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन डिक्रीजेस। क्लोरीन से लेके आयोडीन की तरफ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ
घट रही है, क्लोरीन से लेके आयोडीन की तरफ जा रही है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। अगर मुझे एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ढूंढना है किसका, हाइड्रोक्सिक ग्रुप का, तो मैं कैसे ढूंढूंगी? यहाँ उसके लिए मुझे पहले एक्सप्लेन करना होगा कि हाइड्रोक्सिक ग्रुप का अगर मैं ढूंढ रही हूँ तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर मेरा सीजियम हाइड्रोक्साइड है और आयोडाइड हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल है और मुझे इन दोनों का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ढूंढना है एक्वेशियस सॉल्यूशन के अंदर, तो मैं पहले क्या करूँगी, पहले हमने जैसे ढूंढा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हर एक एलिमेंट का निकालूंगी। ऑक्सीजन, सीजियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आए। मैंने पहले भी कहा था जब हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल की बात है रही तो सीजियम ऑक्सीजन का पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस ढूंढो, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ढूंढो। तो उसी तरीके से यहाँ पे बताया है सीजियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन। सीजियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.8, ऑक्सीजन का 3.4, हाइड्रोजन का 2.2, आयोडीन का 2.7, ऑक्सीजन का 3.4, हाइड्रोजन का 2.2। इन दोनों को मैंने माइनस किया, 2.6 निकला। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को माइनस किया, 1.2 निकला। ऑक्सीजन आयोडीन का माइनस किया, 0.7 निकला। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का माइनस किया, 1.2। तो सीजियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन सीजियम का वैल्यू ज़्यादा है, 2.6 से ज़्यादा है कंपेयर टू 1.2। तो इसका मतलब सीजियम और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पोलर है कंपेयर टू OH। सो आयनाइजेशन ऑक्सीजन अगर एक्वेशियस सॉल्यूशन के अंदर करूँगी तो आसानी से आयोनाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर मेरा एलिमेंट और ऑक्सीजन का वैल्यू ज़्यादा है दैट इज़ अ बेसिक कैरेक्टर। अगर मैं आयोडीन की बात करती हूँ तो इन दोनों का आयोडीन और ऑक्सीजन का वैल्यू कम है कंपेयर टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन का वैल्यू। सो ये पोलर ऑक्सीजन हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पोलर है किसके कंपेयर में? ऑक्सीजन हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पोलर है आयोडीन और ऑक्सीजन के कंपेयर में। तो वो आसानी से आयोनाइज नहीं होगा और आसानी से आयोनाइज नहीं होने की वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर है। इसलिए आयोडीन और OH आपको एसिडिक कैरेक्टर के तौर पे दिखा रहे हैं। ये पहले भी बताया गया है, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल लगाकर बताया है हाइड्रोक्साइड ग्रुप में कैसे ढूंढना है। क्लियर? दिस इज द लास्ट लेक्चर। यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से आप क्या क्या नहीं ढूंढ सकते। आप हेटेरो एटम का कोवैलेंट कैरेक्टर ढूंढ सकते हो, कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं वो ढूंढ सकते हो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना हो रहा है, बॉन्ड लेंथ कितना हो रहा है। फिर आप उसके रेडियस अगर हो तो क्या क्या नहीं ढूंढ सकते, आपको पता चल जाएगा। अगर हाइड्राइड है, मेरा कोई मॉलिक्यूल में हाइड्राइड्स है तो उसका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर कैसे ढूंढूंगे। ऑक्साइड्स है तो उसका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ढूंढूंगे। अलग अलग किस्म के कैसे कैसे ढूंढ सकते हो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से होता है। ज़्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यही मदद से होता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मैंने हर एक पॉइंट क्लियरली समझाया है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर तो आप सबके पास है। सो मैसेज इट और या फिर क्लासरूम में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और आपको जल्द से जल्द मैं इसका असाइनमेंट और मटेरियल कल मैं अपलोड कर दूँगी। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, मेक नोट्स ऑफ इट। और अभी तक जो 5 लेक्चर है, 5 लेक्चर को आराम से सुनो और अच्छे से अपने साइड बाय साइड नोट्स बनाओ। इजी चैप्टर है, बस आपको थोड़ा ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। कंफ्यूजिंग है मगर क्या है, एक दूसरे के से इंटरलिंक होने की वजह से बस एक पैटर्न बनाओ कि ये हो रहा है तो ये बढ़ेगा, ये हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। ऐसा एक पैटर्न बनाओ तो आसानी से आपको सेंटेंस फॉर्म करने में भी मदद हो जाएगी और आप अपने आप आंसर लिख पाओगे। ओके, thank you and have a happy learning.